स्टूडेंट्स, आज हम मगध डायनेस्टी, मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मगध डायनेस्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बीसी एडी के बारे में बता देता हूँ कि बीसी और एडी क्या है। तो बीसी का मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह से पहले। ठीक है फ्रेंड, तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। और बीसी का अब एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम है BCE। BCE, BCE का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो बीसी को ही अब हम BCE के नाम से भी जानते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, एक ही बात है। मतलब ईसा मसीह से पहले का समय को हम क्या कहते हैं? BC या BCE कहते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम आपको बता देते हैं कि एडी क्या होता है। एडी, एडी, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एको डोमिनी। एको डोमिनी का मतलब होता है, या डोमिनाए, जो भी आप बोल सकते हैं, डोमिनी या डोमिनाए। तो एडी का मतलब एनो डोमिनाए। एडी का मतलब होता है कि जो है ईसा मसीह के बाद का समय। ओके, ईसा मसीह के बाद का समय। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है CE। क्या नाम से जाना जाता है? CE। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। मतलब इस समय के समय को क्या कहते हैं? मतलब ईसा मसीह के बाद के समय को हम क्या कहते हैं? कॉमन एरा या एनो डोमिनाई कहते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें आप अपने फैक्ट्स में नोट कर लीजिएगा कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या फिर BCE अगर पूछा जाए तो बिफोर कॉमन एरा। AD का मतलब एनो डोमिनाई, या AD को आप क्या कहते हैं? CE का मतलब कॉमन एरा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का बार बार यूज होता है, तो कंफ्यूज ना हो। चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य को, मगध डायनेस्टी को। तो मगध डायनेस्टी जो है, मगध डायनेस्टी भारत में 684 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो मगध साम्राज्य ने भारत में 684 BC से लेकर 320 BC तक शासन किया। ओके, 684 से लेकर 320 BC तक शासन किया। मगध साम्राज्य का दो समान काव्य, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मगध साम्राज्य ने भारत में 684 से, ये तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, अब मगध साम्राज्य पर 544 BC से 322 BC तक शासन करने वाले 3 राजवंश थे। कितने? 3, मतलब 544 से लेकर 322 BC तक। ठीक है, कितने? 322 BC तक कितने? 3 शासक थे। 3 शासक कौन कौन थे? इसमें 3 शासक थे। अब 3 शासक कौन थे, हम उसको देख लेते हैं। तो 3 शासक थे। पहला था हर्यक राजवंश, जो 544 से 412 BC तक चला। दूसरा था शिशुनाग राजवंश, जो 412 से 344 BC तक चला। और तीसरा था नंद वंश, जो कि 344 से 322 BC तक रहा। ओके, चलिए अब अगला फैक्ट देख लेते हैं कि हर्यक राजवंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। हर्यक राजवंश में
3। तो हर्यक राजवंश कब आपने देखा कि पहला था। तो हर्यक राजवंश जो 544 से 412 बीसी तक था, इसमें 3 राजाएं हुए। 3 राजा कौन कौन थे? एक थे बिंबिसार, ठीक है, एक अजातशत्रु और उदयीन, ठीक है, ये 3 थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन। ये 3 राजा हर्यक वंश में थे, ठीक है। तो बिंबिसार का समय कब होता है? बिंबिसार का समय है 546 से लेकर 494, 546 से लेकर 494 बीसी तक। यह किसका समय था? बिंबिसार का था, ठीक। बिंबिसार ने 52 साल तक शासन किया। आप जानते हैं 546 से 494 तक कितना, 52 साल तक शासन किया। और इसको इसी के ही पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना लिया। तो अगर बिंबिसार का पुत्र पूछा जाए तो कौन होगा? अजातशत्रु। तो इसी के पुत्र अजातशत्रु ने इसको क्या किया? बिंबिसार अपने पिता को ही बंदी बना लिया। तो अजातशत्रु का समय कब से कब तक है? 492 से लेकर 460, 492 से लेकर 460 बीसी तक, ठीक है, और हत्या कर दिया, ठीक है। बिंबिसार मगध का शासक था। तो मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, जो कि आप जानते हैं पहले शासक था। फिर उसके बाद आते हैं अजातशत्रु, क्योंकि बिंबिसार के बेटे अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर राज्य को छीन लिया। अजातशत्रु अपने पूरे शासन काल के दौरान तेज विस्तार से आक्रामक नीति का पालन करता रहा। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। अजातशत्रु ने कहा कि वह गौतम से मिला था। अब ऐसा एक कहने का मतलब है कि अजातशत्रु पहले जैन धर्म में था, फिर उसने अपना जो है रिलीजन चेंज कर लिया और किस में आ गया? बौद्ध धर्म में आ गया, ठीक है। तो अजातशत्रु का समय आप ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु का समय 494 से लेकर 462 बीसी तक था, ठीक है। अजातशत्रु किसका बेटा? बिंबिसार का। आगे बढ़ते हैं। फिर है उदयीन, ठीक है। तो हमने 3 राजाओं को किसमें? हर्यक वंश में देखा था। कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और तीसरा था उदयीन। उदयीन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। ये उदयीन जो है वो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जब अजातशत्रु था तो उस समय जो मगध डायनेस्टी की राजधानी थी वो क्या थी? तो आप कहोगे राजगृह। फिर जब उदयीन बना तो उदयीन ने क्या किया? उसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और अपनी राजधानी जो कि राजगृह थी उसको क्या बदल के क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगर पूछा जाए अंतिम शासक तो कौन था? नागदशक, ठीक है। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसने लोगों द्वारा शासन करने के लिए अयोग्य पाया गया। मतलब जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो जनता थे, उन्होंने देखा कि जो नागदशक था वो मतलब योग्य नहीं था राजा बनने का, तो उसको हटा दिया गया और उसके मंत्री शिशुनाग के लिए राजगद्दी से हाथ पीछे खींचना पड़ा। तो आपको नागदशक हटा और शिशुनाग को बनाया गया, जो उसका क्या था? उसका मंत्री था, ठीक है। अब आते हैं शिशुनाग के बारे में जानते हैं। शिशुनाग के शासन के दौरान अवंती राज्य को जीत लिया और मगध साम्राज्य कब्जे में ले लिया, ठीक है। मतलब शिशुनाग जो उसका मंत्री था नागदशक का, तो उसने क्या किया कि वो अवंती राज्य को जीत लिया और मगध साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। ये बहुत फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? वो कालाशोक बना, ठीक है। उसने 383 बीसी में वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई, पहला अजातशत्रु द्वारा और दूसरा वैशाली जो है शिशुनाग द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नंद राजवंश, ठीक है। अब नंद राजवंश में हर्यक में आपने बिंबिसार, अजातशत्रु और कौन थे? और उदयीन थे। अब उसके बाद में कौन आया? नंद राजवंश आया। तो नंद राजवंश ने के शासक की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा शिशुनाग के अंतिम राजा का तख्ता पलट कर दिया, जिससे सर्व छत्रातक पुराण और उग्रसेना
एक बड़ी सेना का स्वामी के नाम से भी जाना गया। महापद्म को पुराण के एकराट मतलब एकमात्र सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंद राजवंश के संस्थापक महापद्म थे और महापद्म को किस किस नाम से जाना जाता था? इसने एकराट, एकराट का मतलब एकमात्र सम्राट। और ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं इसे भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य निर्माता के तौर पर जाना गया। किसको? महापद्म को। किसको? महापद्म को क्या है? इसे भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य निर्माता के तौर पर जाना गया। धननंद नंद राजवंश का अंतिम शासक था। तो पहला कौन था? आपने देखा महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद था पहला। और अंतिम शासक कौन था? धननंद या धनानंद जिसे भी कहते हैं। तो ये इसका अंतिम शासक था। इसे यूनानी पुस्तकों का अग्रमामेस या श्रांड्रेमेस भी कहा गया। इसके शासक काल के दौरान अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और धनानंद को तख्ता पलट कर दिया, मतलब हरा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 बीसी में ऐसा किया गया था। मतलब धनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जिससे मगधवंश के नए शासक की स्थापना की, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जाना गया। मतलब कि फिर उसके बाद में जो है नंद वंश खत्म हुआ और नंद वंश के बाद क्या शुरू हो गया? मौर्य राजवंश। ठीक है, अब मौर्य राजवंश के बारे में जान लेते हैं कि इसे भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य निर्माता के तौर पर जाना गया। और सॉरी, हाँ, ये तो आपने देख ही लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको इसी तरीके से हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। तो चैनल ट्रैकर 1 को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सभी अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।